दोस्तों, इस वीडियो में आपको यूपी टेट के 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हम उसको सॉल्व करके बताएंगे और उत्तर एनसीईआरटी द्वारा ही प्रमाणित रहेगा। ये प्रीवियस पेपर 8 जनवरी 2020 का है। तो चलिए दोस्तों, इसको देखते हैं। इसको देखने से पहले एक बार हम इसके दिशा निर्देश को देख लेते हैं कि यूपी टेट में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स रहते हैं, कितने भाग रहते हैं, इसको हम देख लेते हैं। लेकिन इसको देखने से पहले मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये उन्हीं लोगों के लिए ज़्यादा मायने हैं जो नया नया एग्ज़ाम देने वाला है यूपी टेट का, क्योंकि पुराने लोग तो जानते ही है कि किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम दिशा निर्देश जो दिया है उसको पढ़ देते हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 150 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है तथा परीक्षा की अवधि 2 घंटे 30 मिनट है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है तथा गलत उत्तर देने के लिए नकारात्मक अंक का प्रावधान नहीं है। यानी आपको कोई नकारात्मक अंक नहीं काटा जाएगा। अगर गलत भी गोला भर दोगे तो आपके सही उत्तर में से कटेगा नहीं। अब तीसरा है, इस परीक्षा पुस्तिका के 4 भाग है। यानी इस परीक्षा पुस्तिका में 4 भाग रहेंगे। भाग 1 में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र रहेंगे, उसके 1 से लेकर के 30 प्रश्न यानी 30 प्रश्न रहेंगे। भाग 2 में भाषा है यानी हिंदी, उसके भी 30 प्रश्न हैं, 31 से 60 तक रहेंगे। इसके बाद भाग 3 में भाषा चयन करना होगा। 2 भाषा रहेगा, एक अंग्रेजी और एक संस्कृत। आपको दोनों में से कोई एक चयन करना है और चयन परीक्षा के समय नहीं करना है दोस्तों, आपको फॉर्म फिल करते समय ही चयन करना है। अगर आपको संस्कृत का कॉन्फिडेंस अच्छा है तो आप संस्कृत डालिए, अगर इंग्लिश का कॉन्फिडेंस अच्छा है तो इंग्लिश डालिए। उसी के अनुसार आपको एग्ज़ाम में गोला भरना होता है। उसके भी 30 प्रश्न रहेंगे, 61 से 90 तक। भाग 4 में गणित रहेगा, प्रश्न संख्या 91 से 120 तक। और भाग 5 में आपका पर्यावरण रहेगा जो 121 से 150 तक रहेंगे। अब हमारा क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बाल विकास के है क्वेश्चन। कह रहा है सुमेलित कीजिए सूची 1 का सूची 2 से। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ए में दिया है एनिमल इंटेलिजेंस है, इसके आगे गेस्टाल्ट दिया है। पुनर्बलन की अनुसूची, इसके आगे पियाजे दिया है। सारगर्भिता का नियम थार्नडाइक दिया है। अनुकूलन स्किनर दिया है। दोस्तों, अब ये कूट जो नीचे दिया गया है, इस कूट के अनुसार आपको करना क्या है। अब इस कूट के अनुसार आपको बताना है कि कौन सा उत्तर सही हुआ। तो दोस्तों, आप अनुमान लगा लिए होंगे, तो अब मैं बता रही हूँ कि इसका सही क्वेश्चन जो होगा उत्तर सी होगा। क्यों सी होगा? क्योंकि ए में 3 दिया है, यानी ए के नीचे 3 लिखा है। एनिमल इंटेलिजेंस जो है वो थार्नडाइक का है। बी का नीचे 4 लिखा है, यानी पुनर्बलन की अनुसूची जो है दोस्तों वो है स्किनर की, यानी एनिमल इंटेलिजेंस थार्नडाइक हो गया, पुनर्बलन की अनुसूची स्किनर हो गया। अब सी के नीचे 1 लिखा है, सारगर्भिता का नियम गेस्टाल्ट का है और अनुकूलन का जो नियम है दोस्तों पियाजे का है। इसलिए आपका विकल्प कौन सा सही हुआ? विकल्प सी सही हुआ। विकल्प कौन सा सही हुआ? विकल्प सी सही हुआ। आपका सी विकल्प करेक्ट है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा दे रहा है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? पहला है एकीकरण का सिद्धांत, दूसरा है अंतःक्रिया का सिद्धांत, तीसरा है निरंतरता का सिद्धांत और चौथा है अंतः संबंध का सिद्धांत। दोस्तों, एक बच्चे का जो विकास होता है वो माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। कहा जाता है जैसी माँ खाना खाएगी बच्चे का विकास वैसा ही होगा। यानी माँ के गर्भ से शुरू होता है और निरंतर होता रहता है। इसलिए हम इसमें क्या लगाएंगे दोस्तों? दूसरा का आपका क्या हो जाएगा? निरंतरता का सिद्धांत। यानी दूसरा क्वेश्चन भी आपका सी ही सही है।
निरंतरता का सिद्धांत सही है। अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा में दिया है संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई। पहला है 25वें, दूसरा है 86वें, तीसरा है 22वें और चौथा है 52वें। तो दोस्तों, आपके संविधान का जो शिक्षा के मौलिक अधिकार का संशोधन हुआ वो आपका हुआ 86वें में, यानी 20 सही है। करेक्ट आंसर 20 सही है। अब हम चौथा देखते हैं। चौथा में दिया है अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। कौन थे? अब्राहम मैस्लो थे, या मैकडूगल थे, विलियम्स जेम्स थे, या सिप्सन थे। तो दोस्तों, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा चौथा का वो बी हो जाएगा, मैकडूगल। मैकडूगल ही मूल प्रवृत्ति की सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अब हम देखेंगे पांचवा क्वेश्चन। पांचवा में आपका दे रहा है कि विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। दोस्तों, बाल्यावस्था या शैशवावस्था या किशोरा अवस्था या प्रौढ़ा अवस्था। तो बच्चों, जो होता है हमारा बाल विकास की जो अवस्था ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है, वो हमारा पांचवा का ए हो जाएगा, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को ब्रूस ने अनोखा काल कहा, इसलिए आपका ए विकल्प सही है। आगे देखिए, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया। बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय किसने दिया? स्पीयरमैन ने, गोल्डमैन ने, गार्डनर ने, जॉन मेयर ने। तो दोस्तों, आपका ये छठा का उत्तर सी हो जाएगा, गार्डनर ने। आगे देखते हैं। डिस्लेक्सिया में करने की कठिनाई होती है। डिस्लेक्सिया में क्या करने की कठिनाई होती है? व्यक्त करने में, या पढ़ने वर्तनी में, बोलने में, या खड़े होने में। दोस्तों, आपका सही उत्तर बी हो जाएगा, वर्तनी यानी पढ़ने में। आगे है, निम्न में क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। अगर नहीं है जब पूछेगा तो आपको उत्तर भी निगेटिव ही जो लगे कि ये गलत है, नकारात्मक लगे अध्यापक के और बच्चों के बारे में, वही आपका सही होगा। तो हमारा पहला दिया है, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए निःशक्त, ये तो सरासर गलत है। अब हमको पहले ही जब सही मिल गया तो हम दूसरा पढ़ेंगे क्या? अब इसी को सही मार देंगे, यानी हमारा विकल्प ए सही है। गलत का गलत उत्तर। आगे है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए, या हतोत्साहित करना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए, या रोक देना चाहिए। तो दोस्तों, जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा, प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को प्रेरित करने से बच्चे ज़्यादा आगे निकलते हैं। आगे 10वां है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। बच्चे की वृद्धि किससे मुख्यतः संबंधित है? सामाजिक विकास से, या शारीरिक विकास से, नैतिक विकास से, या भावनात्मक विकास से, भावात्मक विकास से। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो शारीरिक विकास से होगा। शारीरिक विकास सही है। आगे 11वां देखते हैं। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वरण का सिद्धांत भी कहते हैं? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत। तो दोस्तों, आपका सही जो उत्तर हो जाएगा 11 का सी हो जाएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। आपका सी सही है। आगे 12 देखते हैं। निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का जो है सिद्धांत का अंग नहीं है? सिद्धांत का अंग नहीं है आपको प्रतिबिंबात्मक अवस्था, या अंतःप्रज्ञ अवस्था, या क्रियात्मक अवस्था, या संकेतात्मक अवस्था। तो दोस्तों, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 12 का वो हो जाएगा बी, अंतःप्रज्ञ अवस्था। यही आपका सही है। आगे देखिए,
13 का है मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। ये है प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन व्यवस्था, आत्मीकरण, वाचन अभिव्यक्तिकरण। निम्न में से इनका सही क्रम क्या है? जो नीचे कूट दिया है उसी के अनुसार आपको क्रम लगाना है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से करके क्रम सबसे पहले क्या रहना चाहिए। तो दोस्तों आपका जो 13 का उत्तर हो जाएगा वो होगा ए क्यों होगा इसको मैं बताती हूँ। कह रहा है सबसे पहले दूसरा, यानी खोज, किसी चीज़ को हम खोजते हैं, इसके बाद प्रस्तुतिकरण करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, चौथा में आत्मीकरण है तो आत्मीकरण करते हैं, इसके बाद हमारा तीसरा जो है संगठन व्यवस्था बनाते हैं, इसके बाद पांचवा जो है वाचन करते हैं, अभिव्यक्तिकरण करते हैं। तो इसलिए हमारा क्रम जो है विकल्प ए सही है। 13 का विकल्प कौन सा सही है? 13 का आपका ए सही है। अब 14 देखते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? अनुप्रयोग, अनुमूल्यन, ज्ञान, बोध। तो दोस्तों आपका 14 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा बी, अनुमूल्यन। अनुमूल्यन आपका सही है। आगे 15 देखते हैं। निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? मिश्रित, नतोदर, उन्तोदर और लंबवत। तो दोस्तों आपका 15 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो लंबवत हो जाएगा, यानी 15 का विकल्प डी सही है। 16 में देखते हैं। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे बच्चों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, या उसे बच्चों को दंड देना चाहिए, या तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, या बच्चे को परामर्श देना चाहिए। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। आगे है पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है छात्रों के सर्वांगीण विकास से, शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से, छात्रों के वृत्तिक विकास से। तो दोस्तों आपका जो 17 का सही हो जाएगा वो होगा ए, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। छात्रों के सर्वांगीण विकास से ही पाठ्य सहगामी क्रियाएं संबंधित है। आगे 18 है। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? स्किनर, कोहलर, थॉर्नडाइक, बीएस ब्लूम। तो दोस्तों आपका 18 का जो सही उत्तर होगा बीएस ब्लूम, बीएस ब्लूम सही होगा। आगे 19 का देखते हैं। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या है? बालक का विद्यालय न जाना, बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर 19 का हो जाएगा वो होगा सी, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना जो है वो हमारा अवरोधन कहलाता है। शिक्षा में अवरोधन है, यदि किसी बच्चे को 1 वर्ष से अधिक एक क्लास में रख देते हैं तो। आगे 20 देखते हैं। निम्न में से किस कौशल से पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? प्रस्तावना कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, प्रदर्शन कौशल, समापन कौशल। तो दोस्तों आपका 20 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा प्रस्तावना कौशल, यानी विकल्प ए सही है। आगे है मानव विकास का प्रारंभ होता है पूर्व बाल्यावस्था से, या गर्भावस्था से, शैशवावस्था से, या उत्तर बाल्यावस्था से। तो दोस्तों अभी मैं इसका जो बताई थी, एक बच्चे का विकास गर्भावस्था से होता है, इसलिए आपका विकल्प बी सही होगा, गर्भावस्था। आगे है द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक है बीएफ स्किनर, ईएल थॉर्नडाइक, आईपी पावलोव और आरएम गैने। तो 22 का जो हो जाएगा दोस्तों
आपका सही विकल्प R.M. गैने होगा। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक यही है। आगे है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोधी की अवस्था है। यह कथन किसका है? स्टेनले हॉल, जरसील्ड, क्रो एंड क्रो, सिप्सम। तो दोस्तों ये 23 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए होगा, स्टेनले हॉल। अब इसको कोड भाषा की तरह याद कर लेना। संघर्ष, तनाव, हमला, ये सब हाल बहुत बुरा है, हाल बुरा है, तो स्टेनले हॉल इस तरह से निकाल लोगे तो आपका कभी भूलेगा नहीं। आगे देखते हैं 23, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, ये तो ही बताया है 23 का। अब आगे है 24 का, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो दोस्तों आपका जो समय लगता है वो 24 का सही उत्तर बी होगा, 36 मिनट। कितना लगता है? 36 मिनट। आगे देखते हैं, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन किसका है? हॉलिंगवर्ड का है या गेट्स व अन्य का है, स्किनर का है या रास का है? तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 25 का वो डी होगा, रास का है। ये कथन रास का है। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं, यानी ये रास का है। आगे है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह किसने कहा? गिलफोर्ड ने या वुडवर्थ ने, क्रो एंड क्रो ने या स्किनर ने? तो दोस्तों आपका सही उत्तर जो हो जाएगा 26 का ए हो जाएगा, गिलफोर्ड ने। आगे 27 देखते हैं, सुमेलित कीजिए सूची 1 का सूची 2 से। ब्रूनर बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, आसुवेल साइनेटिक शिक्षण प्रतिमान, ग्लेजर अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान, गार्डन जो है संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान, और प्रतिमान के बाद नीचे पृष्ठ प्रशिक्षण जो दिया है, परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान। तो आपका जो इसमें कूट मिलाना है तो इसको हम फिर देखते हैं कि कूट में क्या नीचे दिया है, 4 3 2 1, 4 3 1 2, 3 1 2 5, 1 2 3 5। तो दोस्तों आपका सही जो उत्तर हो जाएगा 27 का बी होगा, 27 का आपका बी सही है। बी क्यों है इसको देखते हैं, मिलाते हैं। आपका बी इसलिए है कि जो 4 और 1 है, यानी ए का आपका 4 हो जाएगा। ए का 4 मतलब भ्रूण जो है वो संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान से है। इसके बाद बी का 3 हो जाएगा, यानी आसुबेल जो है वो अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान से है। इसके बाद C1 है, ये हमारा ग्लेजर जो है वो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान से है। डी जो है 2 से है, यानी गार्डनर जो है वो साइनेटिक शिक्षण प्रतिमान से है। इसलिए आपका विकल्प कौन सा सही हुआ? विकल्प आपका बी सही हुआ, विकल्प बी सही है 27 का। 28 देखते हैं, समस्या समाधान का प्रथम चरण है समस्या की पहचान, आंकड़ा संग्रहण, परिकल्पना का निर्माण, परिकल्पना का परीक्षण। दोस्तों 28 का आपका सही उत्तर हो जाएगा समस्या की पहचान। पहले हमको पहचान करना होता है तब जा कर के हम कुछ करेंगे। आगे है, बालकों का अग्रिम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा।
शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी। यानी एकाधिकारवादी का माने एकाधिकार, अपना एक ही अकेला अधिकार। तो दोस्तों आपका जो 29 का सही उत्तर होगा वो विकल्प ए सही है। बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालात्मक पक्ष का विकास होता है। बालकों का अधिगम सर्वांगीण विकास कैसे होता है? तो जिसमें आपको पॉजिटिव प्रश्न रहे और संज्ञानात्मक जहाँ दिखाई दे, भावात्मक दिखाई दे, दोस्तों वो जान लेना कि आपका उत्तर वही है। जहाँ भी संज्ञानात्मक और भावात्मक दिखाई दे, बालकों के अधिगम से संबंधित प्रश्न रहेगा तो आप संज्ञानात्मक और भावात्मक देख करके बिना डर के मार दीजिए, आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 30 क्वेश्चन है। स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? अन्वेषण, सामान्यीकरण, तैयारी, प्रस्तुतिकरण। तो स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तो दोस्तों उभयनिष्ठ की जब बात आती है तो आपका प्रस्तुतिकरण पहले नंबर पर आता है। जब उभयनिष्ठ का बात आएगा तो प्रस्तुतिकरण पहले नंबर पर रहेगा। अब आपका खत्म हो गया बाल विकास शिक्षण कौशल, अब आपका हिंदी आ गया। हिंदी में पूछ रहा है कि प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। कौन सा समानार्थी नहीं है? हेतु, लक्ष्य, उद्देश्य, नियोजन। तो दोस्तों आपका 31 का जो उत्तर हो जाएगा वो होगा नियोजन, यही नहीं है। बाकी हेतु माने प्रयोजन होता है, इसके समानार्थी है, लक्ष्य समानार्थी है, उद्देश्य समानार्थी है, लेकिन नियोजन नहीं है। अब दूसरा है ऋजु का विलोम। ऋजु का विलोम आपका हो जाएगा वक्र। क्या हो जाएगा दोस्तों? वक्र हो जाएगा। अगर समानार्थी पूछता तो हम सीधा भी लगा लेते, ऋजु का सीधा भी लगा लेते, लेकिन ऋजु का सीधा होता है, लेकिन हमको विलोम पूछ रहा है तो हम वक्र लगाएंगे, यानी टेढ़ा मेढ़ा। आगे है निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? दूसरा क्रमवाचक, ढाई और पूर्णांक बोधक। तो दोस्तों आपका 33 का जो सही उत्तर निकल कर के आ रहा है वो है डी। 33 का डी, आपका 33 का डी हो जाएगा। आपसे माफ़ी चाहती हूँ, इसमें कट गया है, इस तरह से आपका कटा हुआ दिख रहा है, इसके लिए सॉरी। मैं आपको अगले वीडियो में इसको बता दूंगी कट गया है। 33 का 2 ही प्रश्न दिख रहा है, विकल्प ए और बी दिख रहा है। विकल्प ए और बी के बाद आपको दिख नहीं रहा, अगर उसको बोल के बता देती हूँ तो आप उसको समझ लीजिए। मैं बोल के बता रही हूँ कि आपका कौन सा सही होगा, तो उसको देखती हूँ। यानी दूसरा और ढाई दिया है। इसके बाद आपका जो उत्तर होगा दोस्तों, 1 मिनट रुक जाइए, अभी मैं बता देती हूँ। आपको 33 का देखना है। 33 में ऐसे ही दिया है, बुक में भी 33 में आपका ऐसे ही बुक में मिस प्रिंट हो गया है, इसे छूट गया है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगी। ये बुक में ही ऐसा है, बुक में ऐसा होने के कारण मैं नहीं डाल पाई, इसके लिए मुझे खेद है। चलिए 34 देखते हैं। आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, इसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। आपको बताना है कौन सा सही है। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 34 का, वो 34 का आपका बी सही होगा। क्या होगा? बी, निजवाचक सर्वनाम। आप भला तो जग भला निजवाचक है। आगे 35 है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कढ़ी, चील, संतान, सरसों। तो दोस्तों
आपका जो 35 का सही उत्तर होगा वो सी होगा। संतान हमारा पुल्लिंग है, बाकी कढ़ी, सील और सरसों पुल्लिंग नहीं है। आगे 35 के बाद 36 देखते हैं। 36 में है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला और निशा निमंत्रण। इसके बाद मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण, मधुकलश। इसके बाद निशा निमंत्रण, मधुबाला, मधुकलश, मधुशाला। तो दोस्तों जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो 36 का, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। आपका 36 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। सबसे पहले आएगा मधुशाला, उसके बाद मधुबाला, उसके बाद मधुकलश, उसके बाद निशा निमंत्रण। इस तरह से याद करो इसको। पहले मधुशाला, घर तैयार होगा। आलय यानी शाला जो होता है घर होता है। जब मधुशाला तैयार हो जाएगा तो उसमें एक मधुबाला आएगी, यानी एक युवती की ज़रूरत होगी। पहले घर तैयार करना है, उसके बाद एक युवती आएगी। अब मधु कलश, युवती आएगी तो कलश ले कर के आएगी, हम कलश रखेंगे, यानी जो पीने वाला होता है, क्या कहते हैं, मधुशाला और मधुबाला जो होता है या निशा निमंत्रण, इसमें मधु कलश जो होता है एक प्रकार की नशा का चीज़ होता है उसमें, या शराब वगैरह भरा होता है मधु कलश। इसके बाद निशा निमंत्रण, जब कलश आ जाएगा तो हम निमंत्रण देंगे। तो इस तरह से आप याद रखिए कि पहले शाला आएगा, मधुशाला, उसके बाद मधुबाला आएगी, इसके बाद मधु कलश आएगा, इसके बाद निशा निमंत्रण आएगा। इस तरह से आपका भूलेगा नहीं। आगे 37 में है, सुमेलित कीजिए सूची 1 का सूची 2 से। हिंदी साहित्य सम्मेलन वर्ष 1893, काशी नागरी प्रचारणी सभा वर्ष 1918, राष्ट्रभाषा समिति वर्धा वर्ष 1910। आपको कूट यानी दिया है, इसमें सही सुमेलित करना है। तो दोस्तों आपका 37 का सी हो जाएगा। तीसरा, पहला, दूसरा। तीसरा, पहला, दूसरा का मतलब क्या हुआ? यानी ए का तीसरा। हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में, वर्ष 1910 में शुरू हुआ। इसके बाद हमारा बी का पहला, यानी काशी नागरी प्रचारणी जो है 1893 में। सी का दूसरा, यानी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा 1918 में। तो दोस्तों ये आपका विकल्प 37 का, इसलिए सी सही हुआ। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तुलसीदास के रचनाकार है। तुलसीदास एक काव्य है। उस तुलसीदास जो हमारे रामचरितमानस लिखे है वो नहीं है। तुलसीदास एक काव्य या गद्य का नाम है। उस तुलसीदास के रचनाकार कौन है? केशवदास है, या महादेवी वर्मा है, डॉक्टर रामविलास शर्मा है, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है? दोस्तों आपका 38 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये तुलसीदास के रचनाकार है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब आगे देखते हैं 38 के बाद 39। अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? अन्या से अनन्या आत्मकथा जो है दोस्तों किसका है? प्रभा खेतान का है, या मन्नू भंडारी का है, उषा प्रियंवदा का है, या सुषमा देवी रहना चाहिए। सुषम देवी लिखा है, इसमें गलत है। सुषम बेदी लिखा है, सुषमा बेदी होना चाहिए। तो 39 का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? 39 का आपका ए सही है, प्रभा खेतान। प्रभा खेतान होगा अन्या से अनन्या तक। आगे है प्रभुजी तुम चंदन हम पानी, किसका वाक्य है? दादू का है, कबीर का है, या रैदास का है, या नानक का है? तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 40 का करेक्ट उत्तर सी होगा। क्या होगा? रैदास का है।
प्रभिजु तुम चंदन हम पानी, ये रैदास की है। आगे है राम आम खाता है में वाच्य कौन सा रूप है? वाच्य का भाव वाच्य है या कर्म वाच्य है या कर्तृवाच्य है या उभय वाच्य है? तो दोस्तों आपका 41 का जो उत्तर होगा कर्तृवाच्य है। राम आम खाता है, यदि सिंपल अनुवाद रहे तो आप उसको कर्तृवाच्य मार दीजिएगा, और आम राम के द्वारा खाया जाता है, ये हो जाएगा कर्मवाच्य में। तो इस तरह से हमारा विकल्प 41 का सी सही हुआ। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। उपरोक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, श्लेष, उत्प्रेक्षा। तो दोस्तों 42 का आपका सी सही हो जाएगा। 42 का सी इसलिए सही होगा क्योंकि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ये पानी का जो अर्थ हमारा है वो आया तो है कई पानी, लेकिन इनके भिन्न भिन्न अर्थ हो गए, इसलिए हमारा क्या हो गया? श्लेष हो गया। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? चांद, अंगना, अंक, आँख। तो दोस्तों आपका 43 का सही उत्तर बी हो जाएगा। 43 का क्या हो जाएगा? अंगना, ये सही है। आगे देखते हैं 44 में, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? सन्निधि है, बी में सन्निधि है, इसके बाद सी में सन्निधि है, और डी में इस तरह से है आपका। दोनों तीनों चारों मिला करके आपको सही कौन सा लग रहा है? तो दोस्तों 44 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो सी होगा। क्या होगा? सी, सन्निधि, ऐसे लिखा जाता है। आगे देखते हैं 45 में, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समय व अवधि पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो दोस्तों 45 का जो सही उत्तर आपका निकल कर के आ रहा है वो डी आ रहा है, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। जब तक से रोग पकड़ाएगा नहीं तो उसका इलाज कैसे होगा? दोस्तों पहले तो हमको पहचान करनी पड़ेगी कि कैंडिडेट का कौन सा रोग हुआ है। तो समस्याओं के कारणों की पहचान पहले हम जानेंगे, इसके बाद हम उसका उपचार करेंगे। आगे है 46, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर संबंध, आपादान, अधिकरण, संप्रदान दिया है। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर 46 का हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अधिकरण में, पय, पर, ये अधिकरण का चिन्ह है, इसलिए आपका सही उत्तर 46 का सी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 47 से 48 कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए गद्यांश को पढ़ लेते हैं एक बार। गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है, यही इस वाद की विशेषता है। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित है वह प्रायः राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। किस में सीमित हो चुके हैं? राजनीतिक क्षेत्रों में। आत्मा से उनका संबंध विच्छेद होकर केवल बाह्य संसार तक उनका प्रसार रह गया है। मन की निर्मलता और ईश्वर निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। ऐसा करने से निस्वार्थ बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य सच्चे अर्थों में जन सेवा के लिए तत्पर हो जाता है। गांधीवाद में सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। इस समस्या को हल करने के लिए गांधी जी ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। दोस्तों अब आप पढ़ लिए अब 47 और 48, इसी से दो क्वेश्चन आएगा 47 और 48। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित है सांप्रदायिकता तक या राजनीतिक क्षेत्र तक, धर्म तक या आत्मा तक।
तो दोस्तों अभी हम जब पढ़े हैं तो हमें पता चला कि राजनीतिक क्षेत्र तक ही सीमित रह गई है, इसलिए विकल्प 20 सही है। 47 का विकल्प 20 सही होगा। अब 48 में देखते हैं, उपयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है? जनसेवा और आध्यात्म को, राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को, राजनीतिक आध्यात्मक और सांप्रदायिकता को, ईश्वर निष्ठा और मन की निर्मलता को। तो दोस्तों जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें देख रहे थे कि हमारा जो गद्यांश जो है गांधीवाद किस पर बना है, तो 48 का आपका 20 सही लग रहा है, राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व से संबंधित है। अब आगे देखते हैं 49, कन्नू प्रिया के रचनाकार कौन है? रांगेय राघव, धर्मवीर भारती, नागार्जुन, भगवती चरण वर्मा। तो दोस्तों 49 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी होगा, धर्मवीर भारती कन्नू प्रिया के रचनाकार है। आगे है प्लूत स्वर कौन सा है? ओम, औम, ओम, ओम। दोस्तों 50 का आपका सही उत्तर ओम ऐसे लिखा जाता है, ये प्लुत स्वर है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? खेत, त्रिकुटी, नाथ, प्रभु। दोस्तों 51 का जो सही उत्तर होगा वो खेत होगा, ये हमारा तद्भव है। अगर तत्सम रहता तो ये क्षेत्र हो जाता। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? लाश, धड़ाम, पतलून, औरत। तो दोस्तों आपका 52 का जो सही उत्तर निकल कर के आ रहा है वो है बी, धड़ाम। आपका धड़ाम जो है वो देशज है, बाकी लाश, पतलून, औरत जो है वो देशज नहीं है। आगे है छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ क्या है? मिथ्या आडंबर, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, अधिक पाने का लालच करना। तो ये तो 99% कैंडिडेट सही बता देंगे कि छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ क्या हुआ। तो आपका सही उत्तर निकल करके बी आएगा, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ हुआ। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? ऋक धन वेद, रिधन वेद, ऋग धन वेद, रिधन गवेद। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर 54 का होगा वो होगा ऋक धन वेद, पहला विकल्प सही है, पहला विकल्प सही है, ऋक धन वेद। इसमें क जो है वो आधा है, याद रखना है, कहीं भूल करके अगर पूरा क दे देता है ऋक धन वेद तो इसको आप मत मारिएगा, आधा क वाला रहेगा ऋक धन वेद। ये आपका कौन सा संधि हो जा रहा है? तो ये व्यंजन संधि में लगभग आएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं 55 है, आप बीती शब्द में समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। तो दोस्तों आपका 55 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा सी, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष में कारक लगा होता है, आप बीती मन आप पर बीती। अब आपका 56 और 57 दिए गए गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वरदंड की पंगति कुंदकली धराधर पल्लव लोचन की, चपलाचम के घन बीच जगह छवि मोतिन माल अमूलन की। घुघुरारी लटय लट के मुख ऊपर कुंडल लाल कपोलन की, निविछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊ ललाइन बोलन की। अब इस पद्यांश में जो दोस्तों है कह रहा है इस पद्यांश में कौन सा रस है? तो साफ झलक रहा है कि वरदंत की पंगति कुंद कली अधराधर पल्लव लोचन की। अधराधर माने जो ऊँट पर रखा हुआ है वो क्या है? यानी बालक के बारे में हो रहा है। तो हमारा कौन सा इसमें रस हो जाएगा? ये 99% हमारे कैंडिडेट बता देंगे कि कौन सा सही होगा। तो आपका 56 का वात्सल्य सही है। आगे हम 57 देखते हैं, उपरोक्त पद किस कवि का है?
अब 56 और 57 जो है उसी पद से था। तो ये उपरोक्त जो पद है वो किस कवि का है? सूरदास, जायसी, कबीर और तुलसीदास। तो दोस्तों 57 का आपका सही उत्तर हो गया तुलसीदास। तुलसीदास की ये कथन है। आगे है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? सदंत्य, समूर्धन्य, सतालव्य, चकंठ्य। दोस्तों आपका 58 का ए सही हो जाएगा। सदंत्य ये विकल्प शुद्ध है। आगे देखते हैं 59 में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? हिंदी में ज्ञों का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। विसर्ग कंठ्य वर्ण है। 6 संयुक्त व्यंजन है। तो दोस्तों 59 का जो आपका सही विकल्प होगा वो बी होगा। 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है यानी नहीं हो सकता है। तो आपको पहले ही तो नहीं पूछा है, अशुद्ध पूछा है। निगेटिव पूछा है तो निगेटिव तो उत्तर होगा। जब प्रश्न निगेटिव रहे तो उत्तर भी निगेटिव होगा। यहाँ अशुद्ध पूछा है, कह रहा है कौन सा अशुद्ध है। जब अशुद्ध हमारा है तो हमारा यही अशुद्ध लग रहा है कि 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब इसके बाद है 60, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? कर्ता, पुल्लिंग, एक वचन, बहुवचन। तो दोस्तों आपका जो 60 का सही उत्तर हो जाएगा वो होगा डी, बहुवचन। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा बिल्कुल अशुद्ध है? बहुवचन बिल्कुल अशुद्ध है, क्योंकि कर्ता है, पुल्लिंग है लड़का और एक वचन है। तो बहुवचन का बात कहाँ से आ गया? जब बहुवचन का बात नहीं आया तो बहुवचन को हम निकाल देंगे, यानी यही हमारा क्या है दोस्तों? ये हमारा अशुद्ध है, अशुद्ध बता रहा है, ये हमारा अशुद्ध हो गया। अब हमारा खत्म हो गया हिंदी। अब आएगा भाषा 2 में अंग्रेजी या संस्कृत। तो हम देखते हैं कि कौन सा आपका सही हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इन ग्रामेटिकली करेक्ट। तो आपका 61 का कौन सा सही हो जाएगा? 61 का दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, ऑल दीज मेन आर जेंटल। ये आपका ये आपका जो है सी सही है। अब 62 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन आपका उचित भरना है। प्रीपोजिशन क्या होगा? ऑन होगा या एट होगा, इन होगा या अपॉन होगा? ही केम टू मी। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो एट होगा। ही केम टू मी एट मिडनाइट। वह आधी रात को मेरे घर आया। आधी रात को मेरे घर आया। तो यहाँ पर एट भराएगा यानी बी सही लग रहा है। 62 का आपका बी सही हो जाएगा। आगे 63 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस डज नॉट हैव एन एडजेक्टिव क्लॉज। आई मीट हिम वेयर ही लिव्ड। आई लव द मैन हु इज ट्रूथफुल है। द मैन हु इज ट्रूथफुल इज लव्ड बाई ऑल। आई मीट हिम इन प्रयागराज विच इज अ होली सिटी। दोस्तों आपका जो 63 का सही उत्तर निकल कर के आ रहा है वो होगा ए, विकल्प ए सही है। आई मीट हिम वेयर ही लिव्ड। आई मीट हिम वेयर ही लिव्ड, मैं कहाँ उससे मिलूँ। आई मीन्स मैं, मीट मैंने मिलना, ही मीन्स उसे, वेयर मीन्स कहाँ, ही मीन्स वह, लिव्ड मीन्स रहता है, वह कहाँ रहता है, मैं उससे कैसे मिलूँ। इस तरह से हमारा 64 का क्या होगा? फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। ही इज जूनियर,
अब इसमें विच भराएगा कि फ्रॉम भराएगा कि दैट भराएगा कि टू भराएगा। तो दोस्तों 64 का आपका डी सही है, टू भराएगा। अब आगे देखते हैं 65, फिल इन द ब्लैंक्स विथ, यहाँ नीचे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट कंजक्शन इधर ही इज मेड, नार भराएगा, सो भराएगा, एंड भराएगा, नार और भराएगा। तो आपका 65 का सही उत्तर निकल कर के आ रहा है दोस्तों, 65 का आपका डी हो जाएगा, और भराएगा। इधर ही इज मेड और ई फॉरिन मेडनेस। आगे 66 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन अ पैसिव वॉइस, आपका 66 का क्या हो जाएगा, सम बॉयज आर हेल्पिंग द ऑनडेड मैन। तो 66 का आपका सही उत्तर जो निकल कर के आ रहा है वो है डी, माई वॉच वाज लॉस्ट। ये आपका सही पैसिव है। आगे है 67, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेज डू इट। 67 का आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताए। 67 का आपका डी हो जाएगा, लेट इट बी डन, ये आपका सही है। 68 का देखते हैं, 68 में विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल, एनालिसिस, क्रिसिस, इंडेक्स, क्राइटेरिया। अब आपका 68 का जो सही उत्तर निकल कर के आ रहा है वो होगा डी, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हमारा जो प्लूरल में है, बाकी जो है सब सिंगुलर है। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इन द प्लूरल, इलेक्ट्रॉनिक, माइक, न्यूज और है बिलियर्ड। तो आपका जो सही उत्तर 69 का हो जाएगा वो बी होगा। ये माइक नहीं है, माइस है, ये माइस है, ये माइस हमारा प्लूरल है। आगे है 70, ही वाज एन अर्बन एंड लिव्ड विथ हिज अंकल इन द एबव गिव सेंटेंसेज आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द वर्ड अर्बन। अब 70 में आपका विकल्प कौन सा सही है, 70 में दोस्तों आपका सही विकल्प ए सही है। यहाँ पर कॉमन जेंडर होगा, यहाँ पर कॉमन जेंडर होगा, यही विकल्प सही है 70 में। अब 71 देखते हैं, पॉइंट आउट द सेंटेंसेज विच इन पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना है, पास्ट परफेक्ट टेंस कौन सा सही है, तो 71 का आपका जो सही उत्तर है वो बी है, आई हैड रिटेन माई लेटर बिफोर ही अराइव्ड, ये आपका बी सही है। अब 72 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट आर्टिकल, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज, यहाँ पर मिसिंग है, उसके बाद फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन, फिर मिसिंग है मून। तो आपको 72 में आपका सही उत्तर जो निकल कर के आ रहा है वो दोस्तों ए है, द, यानी दोनों जगह हमारा द भराएगा, यही आर्टिकल भराएगा, दोनों जगह द, ऑन द मून, इसके बाद वाज द फर्स्ट मैन। अब 73 में है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज द टीचर हैज़ बीन टीचिंग फॉर 2 आवर या एन आवर या आवर या ट्रीज। यहाँ पर कंप्लीट क्या भराएगा दोस्तों, यहाँ पर जो आपका कंप्लीट हो जाएगा वो 73 में बी होगा। 73 का बी क्यों होगा, एन आवर जब हमारा उच्चारण वॉवेल की तरह हो तो हम एन लगाते हैं, और कॉन्सोनेंट हो तो ए लगाते हैं। यहाँ जो एच ओ यू आर दिया है तो एच ओ यू आर का जो अर्थ हो गया दोस्तों वो हावर नहीं होकर के आवर हो गया। क्या हो गया, आवर हुआ। तो यहाँ पर जब हमारा अ आ रहा है आवर होता है, इस तरह से आवर लिखा जाएगा। तो आवर जब आ रहा है दोस्तों तो ये हमारा वॉवेल स्टार्ट हो गया, वॉवेल स्टार्ट हो गया इसलिए हमारा एन लगा है।
आगे है एड द राइट सफिक्स टू प्लूरलिज द वर्ड ऑक्स। सफिक्स का अर्थ होता है आपका प्रत्यय या उपसर्ग। आप प्रत्यय उपसर्ग से समझ, एक सफिक्स होता है एक परफिक्स होता है। तो ऑक्स में हम सफिक्स जोड़ेंगे तो ऑक्सेज हो जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। तो अब ये बताइए कि ऑक्सेज का स्पेलिंग क्या होता है? OXES। तो 74 का आपका सही उत्तर क्या निकल कर के आ रहा है? OXES नहीं होता है, ये हमसे मिस्टेक होगा। OXEN ऑक्सिन होता है। ऑक्स का जो प्लूरल होता है वो ऑक्सिन होता है, तो ऑक्सेज नहीं होता है। तो हमारा यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन सी सही है। ईएन लगेगा, ऑक्सिन। मैं प्लूरल और सिंगुलर का वीडियो डाली हूँ, उसको आप देख लेंगे तो आपका ये सफिक्स और परफिक्स वाला सही हो जाएगा। चेंज द वर्ड grow into the noun by adding on the suffixes given below। अब आपको सफिक्स जोड़ना है। चेंज द वर्ड ग्रो, ग्रो में लगाना है। सफिक्स किस में लगाना है? ग्रो में। आपको यहाँ ग्रो से मतलब है दोस्तों, ये ग्रो जो दिख रहा है इसमें आपको करना है। अब इसमें क्या करोगे? इसमें हम ग्रोथ कर सकते हैं। जब ग्रोथ करेंगे तो हम बी विकल्प सही मारेंगे, बी वाला हमारा विकल्प सही हो जाएगा, बी को ही हम सही मारेंगे। अब 76 देखते हैं। इन विच द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब फेमिनिन जेंडर। जेंडर कितने होते हैं ये भी आपको जानना जरूरी होता है। मैक्सिमम जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर, ये सब न्यूटन जेंडर वगैरह नपुंसक लिंग को कहते हैं। फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग हो जाएगा। इस तरह से आपको बनाना है। 76 का कौन सा सही हो जाएगा? 76 का आपका अब सी सही हो जाएगा। ऑल द फीमेल मेंबर हैव अराइव्ड, यहाँ पर फीमेल से संबंधित है, फेमिनिन मीन्स स्त्रीलिंग होता है। आगे हम 77 देखते हैं। द मेथड ऑफ टीचिंग इन विच द टीचर राइजेज टू establish a link between in foreign language word and the object without the interference of the learner's mother tongue is called। अब 77 का जो आपका उत्तर हो जाएगा वो होगा द डायरेक्ट मेथड। यहाँ पर सी सही है, द डायरेक्ट मेथड। 78 का देखते हैं आप। If you are testing your students' comprehension of written English, you are testing their understanding of what they have just। दोस्तों आपका 78 का जो है बी सही हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा रीड। 78 का बी सही है, रीड होगा। आगे है चूज द करेक्ट सेंटेंसेज। सही सेंटेंस को चूज कीजिए। हमारा सही सेंटेंस क्या है? प्लीज लिसन टूवर्ड योर टीचर, प्लीज लिसन योर टीचर, प्लीज लिसन टू योर टीचर, प्लीज लिसन ऑफ योर टीचर। तो दोस्तों हमको उत्तर सी सही लग रहा है, प्लीज लिसन टू योर टीचर, यही सही है, यही सही है, सी सही है, यानी 79 का सी सही है। 80 देखते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंसेज, यानी आपको सेंटेंस सही छांटना है। 80 का दोस्तों हो जाएगा सी, आई डोंट बिलीव हिम, आई डोंट बिलीव हिम, मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ। अब 81 में देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट अ कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। दोस्तों आपको ग्रामर कंप्लीट करना है। मैं ग्रामर का वीडियो एक एक करके डालूंगी, ये सारे देखिए सारे ग्रामर के क्वेश्चन है।
इंग्लिश ग्रामर जिसका कंप्लीट रहेगा वो 30 में, यानी इंग्लिश के पेपर में 25 तो कहीं नहीं गया है, 25 उसका कंप्लीट हो जाएगा। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन आपका मतलब ये हुआ ऐसे इफ, बट, एंड, फॉर। तो इसमें से आपको छांटना है कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो हमारा जो सबसे पहले नंबर पर आता है वो इफ रहेगा, इफ है। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। हीज, इसके बाद है थर्ड, इसके बाद नॉलेज, लेफ्ट हिम नो लेजर। अब इसमें आपको ऑन, एट, बाय, फॉर, और इसमें से क्या भराएगा दोस्तों? तो 82 का सही उत्तर डी हो जाएगा। हम फॉर भरेंगे, फॉर नॉलेज, लेजर फॉर एनीथिंग। अब 83 देखते हैं, द वर्ड फर्स्ट इन सेंटेंसेज। 83 का दोस्तों आपका सही उत्तर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 83 का डी हो जाएगा एंड एडजेक्टिव। 84 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल सेंटेंसेज। दोस्तों इसको पढ़िए और 84 का सही उत्तर बताए। 84 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा सी रीड्स व्हाट सी लाइक्स। ये पहला सही है, 84 का विकल्प ए सही होगा। अब 85 देखते हैं, द सेंटेंस ही विल बी प्लेइंग इन पियानो इन कनेक्ट डे, कनेक्ट नहीं है, कंसर्ट डे है, कंसर्ट डे आफ्टर टुमारो इज इन फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस है या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है या फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 85 का ए होगा, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस है। आगे अब क्वेश्चन नंबर 86 और 87, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी 86 87 इस पैसेज से आएगा। पैसेज को पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन इज फॉलोइंग बाई 4 आंसर ओनली वन ऑफ विच इज करेक्ट, यू हैव टू चूज दैट करेक्ट आंसर। टू फॉरगिव एन injury is often considered to be a sign of weakness. It is really a sign of strength. It is easy to allow answer to be carried away by resentment and hate into an act of vengeance, but it takes a strong character to restrain those natural passions. The man who forgives an injury proves himself to be superior of the man who wronged him and puts the wrongdoer to shame. Forgives may even turn a foe into a friend. So mercy is the noblest from of revenge. करा द वर्ड स्ट्रेट इज अ। 86 का जो है यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या मटेरियल नाउन है, कॉमन नाउन है या कलेक्टिव नाउन है। तो 86 का आपका सही उत्तर जो होगा वो होगा ए। यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा है, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। यहाँ है वन हु डज नॉट टेक रिवेंजेज इज। 87 का आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो होगा बी।
87 का भी अ स्ट्रॉन्ग मैन। अब हम 88 देखते हैं। 88 में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अंट्रोडेन? हाइडेन, एक्सप्लोर्ड, अनएक्सप्लोर्ड, और इसके बाद है एक्सपाइसिड। तो आपका जो 88 का जो उत्तर हो जाएगा, 88 का सही उत्तर आपका निकल करके आ रहा है दोस्तों सी। 88 का सी हो जाएगा। अब हम 89 देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द सेकेंड स्टांजा। 88 का आपका सही उत्तर निकल करके आ रहा है दोस्तों। 88 का 88 तो बता दिए थे ना। 88 के बाद आपका 89 निकल करके डी आ रहा है। 89 का डी आ रहा है स्माइल, स्माइली है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर करेक्ट। इसमें करेक्ट लगाना है। देयर इज अ फ्यू होप ऑफ हिज रिकवरी। ही शोड फ्यू कंसर्न फॉर हिज नेफ्यू। नेफ्यू माने भतीजा भतीजी होता है। ही शोड लिटिल मर्सी टू द वैनक्विस्ट। 1, 2 and 3, only 1, only 3, none of these। दोस्तों आपका जो 90 का हो जाएगा वो होगा बी, only 3। ये आपका 90 का जो है वो बी हो जाएगा। अब आपका गणित आ गया। गणित को तो लगाएंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। गणित का विकल्प आप इसी तरह से हम विकल्प बता रहे हैं, आप लगा लगा करके देखिएगा। तो हम 91 का आपको बताएंगे कि कौन सा सही हुआ है। 91 का आपका दोस्तों बी हो जाएगा। 91 का बी सही है। इसके बाद आप वीडियो को रोक रोक करके देखते जाइए और कॉपी पर एक कलम लेकर के लगाते जाइए। निम्नलिखित में से कोई 3 मापों को लेकर कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? भुजा की माप 1.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, 5.9 सेंटीमीटर और 8.1 सेंटीमीटर है। तो आपका 92 का जो उत्तर सही होगा उस हो जाएगा दोस्तों सी। 92 का सी हो जाएगा। अब 93 देखते हैं। 93 का कौन सा सही होगा? 93 को आप पढ़ लीजिए। 93 का भी आपका सी सही है, 4/9। 93 का भी आपका 4/9 सही हो गया। अब इसके बाद 94 देखते हैं। सरल कीजिए। 94 का आपका सही हो जाएगा दोस्तों। 94 का बी सही हो जाएगा। 94 का बी सही होगा 12। अब 95 देखते हैं। सॉरी 94 का यहाँ दिखाना था ना -5, ये -5 यानी बी सही है। 95 का आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? 95 का भी बी सही हो जाएगा। 96 का देखते हैं। 96 का आपका बी सही होगा, यानी लगातार बी सही हो रहा है। 96 का भी आपका बी सही हो रहा है। 97 देखते हैं। 97 का कौन सा सही हो रहा है दोस्तों? आपका 97 का सी सही हो जाएगा। 97 का आपका सी सही है। 1, 2, 3। 98 का कौन सा सही है दोस्तों? आपका 98 का ए सही हो जाएगा। 98 का ए सही है। एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। 99 देखते हैं। 99 का दोस्तों आपका सही हो जाएगा ए। 99 का ए सही हो जाएगा। अब 100 देखते हैं। 100 का आपका सी सही हो जाएगा, असंख्य। 101 देखते हैं दोस्तों। 101 का आपका सही जो उत्तर निकल कर के आ रहा है वो ए होगा। 101 का ए। 102 देखते हैं। 102 जो है
आपका सही उत्तर निकल करके सी आ रहा है 10%। रिक्त स्थान के लिए कौन सी विकल्प सही है, कौन से? तो 103 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। यहाँ आपका सॉरी रुकिए, ये आपका सही है ए। अब 104 देखते हैं। 104 में आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 104 का डी हो जाएगा, यानी 1 और 4 होगा, यानी विकल्प डी सही है। 5 में यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल इतना और इतना है तो उनके व्युत्क्रम का अंतर कितना होगा? तो आपका 5 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 5/36, यानी सी सही है। 105 का सी सही है। 106 देखते हैं। 106 को पढ़ते हैं। 106 में आपका भी डी सही है 37.5%। 107 देखते हैं। एक घन का आयतन इतना है, इनकी रूप में इनकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग इकाई में। तो 107 का आपका हो जाएगा ए 72.0। 108 का हो जाएगा 108 का आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। 108 का सही उत्तर हो जाएगा डी। 109 देखते हैं। दो संख्याओं का महत्तम इतना है, लघुत्तम इतना है, तो कह रहा है कि यदि एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या, तो 109 का जो सही उत्तर होकर निकल करके आ रहा है दोस्तों, तो 109 का डी हो जाएगा। 109 का आपका डी हो जाए डी हो जाएगा। 109 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये आपका 54 होगा। अब इसके बाद हम 110 पढ़ते हैं। किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख को पड़ता है तो उसी महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा? तो मंगलवार जो पड़ेगा आपका वो हो जाएगा 110 का ए 27। 11 देखते हैं। 11 का होता है आपका सही उत्तर बी 8, 15, 17। 12 का देखते हैं। जेड का मान याद कीजिए, यदि संख्या इतना से विभाजित हो रहा है तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, यानी 9 से भाग देख सकते हो इसमें। 41,728 में 9 से भाग दीजिए तो 112 का आपका सही उत्तर निकल करके ए आ रहा है। इसके बाद 113 का देखते हैं। 113 का आपका ए हो जाएगा 81/40। 114 देखते हैं। 114 में आपका सही उत्तर निकल करके बी आ रहा है, यानी 1। इसके बाद 115 है। किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है एक से अधिक संचयी बारंबारता द्वारा वक्र द्वारा, या से कम से संचयी बारंबारता वक्र द्वारा, आयत चित्र द्वारा, आवृत्ति बहुभुज द्वारा। दोस्तों 115 का आपका सी सही है, आयत चित्र द्वारा। ये आपका कौन सा सही है? तो याद रखना है सी सही है। सी को घेर देते हैं, सी को ही सही मान लेते हैं, आपका सी सही है। 116 देखते हैं। एक कमरे की लंबाई इतनी है, इतनी घटाई गई था, चौड़ाई इतनी बढ़ाई गई, जबकि ऊंचाई इतनी बढ़ाई गई। इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? तो 16 का आपका हो जाएगा दोस्तों 16 का आपका ए सही है। 16 का ए सही है। ए सही है 16 का। या 17 देखते हैं। किसी कमरे के 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर तक 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या कितनी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 17 का आपका सी हो जाएगा। 18 का देखते हैं। आपका 18 का ए हो जाएगा। इसके बाद 19 देखते हैं।
आपका 19 का हो जाएगा बी, 19 का बी हो जाएगा। इसके बाद 20 देखते हैं, 20 का आपका डी हो जाएगा, 1 और 3। अब हमारा पर्यावरण आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, यानी अब ये 30 प्रश्न लास्ट है। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार किसे कहते हैं, जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं? वह है क्या है? एरखोनिया क्रासिप्सम जलकुंभी है, या पारिथीनियम हिस्टेरोस्फोरस कांग्रेस घास है, या लेंटाना कैमारा है, या सिनोडोम डेक्टाइलोन यानी दूब घास है? दोस्तों आपका जो सही उत्तर निकल कर के आ रहा है वो ए है, जलकुंभी होता है यहाँ पर समस्याकारी। बंगाल का जिसे शोक भी कहा जाता है, बंगाल का आतंक कहो या बंगाल का शोक कहो, जलकुंभी को कहा जाता है। आगे है, वायरस के अजैविक होने का लक्षण है, यह जो है प्रजनन नहीं कर सकता, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। दोस्तों 22 का जो सही उत्तर निकल कर के आ रहा है वो डी है, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है वायरस को। आगे है, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, क्या है? साइटोकाइनिन है, या जिबरेलिन है, ऑक्सिन है, या इथाइलिन है? तो दोस्तों आपका जो 23 का सही उत्तर है वो डी है, इथाइलिन। 24 देखते हैं, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, वह है क्लास्ट्रिडियम, राइजोबियम, या एजोटोबैक्टर, या विब्रियो? दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो निकल कर के आ रहा है वो 24 का आपका ए है। इसके बाद 25 देखते हैं, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो दोस्तों आपका 25 का सही उत्तर निकल कर के आ रहा है ए, बी डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। वर्ष 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी, कलकत्ता से अलीपुर के बीच, बम्बई से ठाणे के बीच, बम्बई से पुणे के बीच, कलकत्ता के दमदम के बीच? तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर 26 का निकल कर के आ रहा है वो बी है, बम्बई से ठाणे के बीच। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है, पुष्कर में, सोनपुर में, हरिद्वार में, नासिक में? तो दोस्तों आपका 27 का जो सही उत्तर है वो बी है, सोनपुर में। आगे है, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो 28 का आपका सही उत्तर जो होगा वो बी होगा, 1961 में हुई थी, 1961 में। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? 23 से 24 में, या 14 से 18 में, 19 से 22 में, या 25 से 28 में? तो दोस्तों 29 का आपका सही उत्तर बी होगा, 14 से 18 में। अब 30 का देखते हैं, किस देश में लचीला संविधान लागू है? 30 का जो है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में हमारा लचीला संविधान लागू है, यूनाइटेड किंगडम होगा। आगे है, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? तो दोस्तों ये हमारा ग्रामीण में होगा, ग्रामीण में हमारा शामिल है, उत्तर क्या हो जाएगा? ग्रामीण। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? तो आपका अपलेशियन है, या यूराल है, अरावली है, या किलिमंजारो है? तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर निकल कर के आ रहा है 32 का वो डी है, किलिमंजारो। आगे है, एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है मुंबई तट पर, गोवा तट पर, कच्छ तट पर, गंगा डेल्टा पर? तो दोस्तों आपका 33 का ये है, मुंबई तट पर। आगे है, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है 50 से 150 सेमी, 150 से 200 सेमी, 70 से 200 सेमी, 70 से 100 सेमी? तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर 34 का निकल कर के आ रहा है वो हो जाएगा
सी 70 से 200 सेमी। ये है मानसूनी वन। मानसूनी वन में इतनी वर्षा होती है। तो आपका हो गया सी। इसके बाद हम देखते हैं 35 कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है। कहाँ है? तिब्बत का, हिमालय का, प्रायद्वीप पठार का या शान पठार का? तो दोस्तों आपका जो 35 का हो जाएगा सी, प्रायद्वीप पठार का। प्रायद्वीप पठार का है दोस्तों। अब 36 देखते हैं। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? मंत्रिमंडल, विधानसभा, लोकसभा, पंचायती राज सभा में कहाँ है? तो दोस्तों 36 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, पंचायती राज संस्थाओं में। आगे है किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम आयु क्या होनी चाहिए? 50 वर्ष, 45 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष। दोस्तों आपका जो सही उत्तर निकल कर के आ रहा है 37 का, वो सी होगा, यानी 35 वर्ष हमारा होगा। आगे है सुमेलित कीजिए सूची 1 का सूची 2 से भारतीय संघ, प्रधानमंत्री, राज्य, सरपंच, नगर निगम, राज्यपाल, ग्राम पंचायत, मेयर। तो आपको मिलान करना है, नीचे कूट दिया है। तो आपका 38 का जो हो जाएगा दोस्तों वो ए होगा। 38 का ए सही है। ए क्यों सही है इसको देखते हैं। ए हमारा इसलिए सही है कि ए का पहला यानी भारतीय संघ जो है प्रधानमंत्री, ये सही है। बी का तीसरा राज्य जो है राज्यपाल से है। सी का चौथा नगर निगम मेयर से है। डी का दूसरा यानी ग्राम पंचायत जो है वो सरपंच से है। इसलिए हमारा विकल्प कौन सा सही हुआ? हमारा विकल्प ए सही हुआ। अब देखते हैं अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ? अनुच्छेद 356 का प्रयोग जम्मू कश्मीर या केरल, बिहार या मध्य प्रदेश? तो दोस्तों 39 का जो सही उत्तर निकल कर के आ रहा है वो बी है, केरल में हुआ था। केरल में जो हमारा हुआ था 1959 में। आगे है 40 नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? तो नगर निगम द्वारा हमारा जो कर लगाया जाता है वो चूंकि कर है, गृह कर है, मनोरंजन कर है या सभी है? ये सभी हो जाएगा दोस्तों, ये सभी। आगे है निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेडियर पाया जाता है? मानसून, गर्म मरुस्थल, टुंड्रा प्रदेश, टैगा है। आपका 41 का सही उत्तर सी हो जाएगा, टुंड्रा प्रदेश में रेडियर पाया जाता है। यहाँ आपको इस तरह से बता रहे हैं कि यहाँ पर सी सही है, यानी टुंड्रा प्रदेश में हमारा है। तो इसलिए हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? डाउन्स, कंपास, पंपास, प्रेयरीज। तो दोस्तों 42 का आपका बी सही है। 42 का बी सही है, कंपास। आगे है जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है? एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका। तो दोस्तों आपका जो 43 का सही उत्तर है वो ए है, सबसे बड़ा एशिया है। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, थार मरुस्थल में, झारखंड में। दोस्तों 44 का आपका बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में हमारी थारू जनजाति निवास करती है। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में। तो दोस्तों आपका 45 का ए सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में सही होगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? काइटन, लीच, इप्लेक्टेला और इक्नस। दोस्तों आपका जो सही उत्तर 46 का होगा वो सी होगा, इप्टेलेला। ये पर जो है इप्लेटेला, ये आपका सही है।
46 के बाद 47 और 48, 47 और 48 यहाँ पर छूट गया है, नहीं छूटा नहीं है। 46 के बाद हम 47 देखते हैं। 46 के बाद 47, 46 का क्या बताए थे? 46 का ये हम सी बताए थे। अब 47 का देखते हैं। प्रोटीन अणुओं की इकाई है अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लूकोज और विटामिन। 47 का जो सही उत्तर होगा वो है अमीनो अम्ल। 48 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? रिक्तिकाय, लवक, सेलुलोज, कोशिका भित्ति, तारकाय। 48 का आपका डी तारकाय जो होता है वो हमारा क्या होता है? अनुपस्थित होता है, तो तारकाय हमारा सही है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अधिवृक्क, पीयूष ग्रंथि, अग्न्याशय, यकृत। तो आपका सही उत्तर डी होगा, यकृत। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में हम रहते हैं तो उत्तर प्रदेश का तो सबको पता होगा कि सारस क्रेन है। सारस क्रेन हमारा राज्य पक्षी है। दोस्तों, मैं प्रतिदिन आपको इसी तरह से एक एक पेपर लेकर के आऊँगी, जो सॉल्व करके बताऊँगी। एनसीईआरटी द्वारा बिल्कुल प्रमाणित उत्तर बताया जाएगा। तो धन्यवाद। अपने दोस्तों में भी शेयर करें और मन लगा करके तैयारी करें। आपका दिन मंगलमय हो। आपको एक टीचर की सीट अवश्य मिले। जिन कैंडिडेट ने मेरे वीडियो को देखा होगा, लाइक किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा, उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, मैं प्रभु से प्रार्थना करूँगी। तो धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।